बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड सेशन में हम एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और एड्जॉर्प्शन का सिंपल एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये उन गैशियस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है, या लिक्विड्स के ज़रिए से जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए हम फिर सॉलिड सरफेसेस जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो सॉलिड सरफेस यूज़ की जाएगी इसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो गैशियस पोल्यूटेंट्स हैं इनको हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं। और 3 तरह के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और एक जो है वो थिक बेड है, पैलेट से बना होता है, और दूसरा जो है वो फ्लैट सरफेस जो है वो उसके ऊपर फाइबर जो है उसे कंपैक्ट करके या प्रेस करके वो बनाई जाती है, ठीक है जी। और थर्ड जो है वो फ्लूइडाइज्ड जो बेड है वो यूज़ किया जाता है। 3 तरह के बेड्स अवेलेबल हैं, और अब इनके जो है वो 2 तरह के मैकेनिज्म है एड्जॉर्प्शन में फर्दर आगे, ठीक है, और एक फिज़िकल है और दूसरा केमिकल है। और ये डिपेंड करता है कि मींस के कौन सा प्रिंसिपल जो है या मैकेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन का आपने यूज़ करना है, फिजिकल या केमिकल, तो वो डिपेंड करता है कि किस मैनर में जो है या किस वे में जो गैशियस या वेपर्स जो है मॉलिक्यूल्स वो जो सॉलिड सरफेस है एड्जॉर्बेंट है उसके साथ स्टिक करते हैं या उसके साथ एडहियर करते हैं, ठीक है जी। और इसमें अब इसकी जो फर्दर तफसील है, ये जो दोनों टाइप्स की वो मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये जो एड्जॉर्प्शन चाहे फिज़िकल प्रिंसिपल के ज़रिए से हो या केमिकली हो, वो डिपेंड करती है 4 पैरामीटर्स के ऊपर, 4 फैक्टर्स के ऊपर। एक तो है टेम्परेचर, ठीक है जी। रिमूवल एफिशिएंसी कम होती जाएगी अगर जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जिनमें से हमने पोल्यूटेंट गैसेस को रिमूव करना उनका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और लाइकवाइज जैसे कि हमने प्रीवियस लिक्विड के केस में देखा है कि इसमें भी जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है रिमूवल एफिशिएंसी को। एग्जॉस्ट गैसेस में जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में पोल्यूटेंट गैसेस मौजूद होंगी वो उतनी ज़्यादा उनकी रिमूवल एफिशिएंसी होगी। डिवाइस जो है वो जिसमें हम सॉलिड एड्जॉर्बेंट यूज़ करेंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक होगी। इसी तरह से जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है रिमूवल एफिशिएंसी होगी। अब ये चीज़ें 2 जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है एब्जॉर्प्शन बेस्ड डिवाइसेस के लिए और एड्जॉर्प्शन बेस्ड डिवाइसेस के लिए, जैसे कि सरफेस एरिया है और कंसंट्रेशन है। और जबकि जो थर्ड है वो है जी स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव फोर्स, और ख़ासकर जो फिज़िकल टाइप है उसमें चूँकि जो पोल्यूटेंट गैस उसका मॉलिक्यूल जो है वो जाके स्टिक करता है किसके साथ, जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ, और ये टाइटली बाउंड नहीं होते। तो इसलिए जो डिवाइस है उसके अंदर अगर प्रेशर को हम कम करें तो ये उसके साथ से डिटैच हो जाते हैं, या अगर हम उसको हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करें तो उससे भी ये डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और यानी कि वो जो एडहेसिव फोर्स है वो वीक हो जाती है प्रेशर के ज़रिए से भी और हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है वो एक तरह से इसको एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से जो पोल्यूटेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक कर देते हैं एड्जॉर्बेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ। तो यहाँ से एक जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कि इससे आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं। अब रिसाइकल 2 वे से है, एक तो ये है कि अगर तो जो पोल्यूटेंट गैस है वो यूज़फुल है तो वो एक आपके लिए रिसोर्स रिकवरी हो जाएगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें से सल्फर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है सल्फर गैस को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए,
राइट। और अमोनिया जो है वो भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन में उसका अहम रोल है, उसमें यूज़ करते हैं। तो लिहाजा ये जो वीक एडहेसिव फोर्स है, फिज़िकल टाइप जो एड्जॉर्प्शन डिवाइसेस हैं उनमें जो है वो रिसोर्स रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती होती है। और दूसरा ये कि जब उसमें से जितना भी फ्लू गैसेस में से पोल्यूटेंट गैसेस आपने रिमूव की हैं, जब उनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल डिटैच हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एड्जॉर्बेंट मीडिया है वो रिफ्रेश हो चुका है, ठीक, आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, ठीक। और अब हम अगर बात करें जो दो टाइप्स मैंने आपको बताई, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन है, जिसको केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और आमतौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन में के ज़रिए से, इस मैकेनिज़्म से ज़रिए से रिमूव करते हैं, जबकि जो एसिड गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इसके अलावा मरकरी के जो वेपर्स हैं वो हम केमिसॉर्प्शन के ज़रिए से वो रिमूव करते हैं। और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन का जो एडवांटेज है वो आपको बता चुका हूँ, रिसोर्स रिकवरी हो सकती है, हो जाती है। और दूसरा ये कि लाइफ जो है वो पोल्यूशन डिवाइसेस की ज़्यादा है जिसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन हम यूज़ करते हैं बनस्बत केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन। उसकी वजह यह है कि इनमें जो है रिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और जो उसकी वजह यह है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में या अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जहाँ तक बात रही कि कौन सा मीडिया जो है हम यूज़ करते हैं, चूँकि जो एड्जॉर्प्शन है वंस आपने जो कैप्चर करना है ना पहले उनको पोल्यूटेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स को या गैसेस को, तो उसके लिए जो एड्जॉर्बेंट मीडिया हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको आपने न्यूट्रलाइज कैसे करना है, वो ये दो फिज़िकल प्रोसेस हैं, एक फिज़िकल का है और दूसरा केमिकल का, केमिसॉर्प्शन जिसे बोलते हैं। फिज़िकल में तो हम उसे वहाँ से रिमूव कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं और रिकवर हो जाता है जो गैस है या सब्सटेंस है, जबकि केमिकल में वो अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम जो एड्जॉर्बेंट मीडिया है वो एक्टिवेटेड कार्बन हो सकती है, एक्टिवेटेड वैसे चारकोल भी बोलते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सील्स हो सकती हैं, सिलिका जेल है या एक्टिवेटेड एलुमिना है जो कि आमतौर पे एड्जॉर्बेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो नट शेल को कंट्रोल्ड कंडीशन में जब आप उसे बर्न करते हैं, ठीक है, और मींस के रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में, रिड्यूसिंग मींस के ऑक्सीजन कम सप्लाई करते हैं या मिनिमम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या ज़ीरो ऑक्सीजन होती है, या ये कहें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में से जब आप बर्न करते हैं उससे आपके पास एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और सिलिका जेल जो है वो बनाते हैं हम सोडियम सिलिकेट से और सल्फ्यूरिक एसिड से। सोडियम सिलिकेट जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उससे सिलिका जेल जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो एलुमिना है वो भी पोरस मटेरियल होता है, ठीक हो गया जी। और तो वो इसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये है कि जो प्रिंसिपल या जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो डिवाइस है उसे कॉन्टिन्यूसली काम करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस काम करना चाहिए और हाई एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। मीन्स के जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो हाई होनी चाहिए, राइट। लेकिन ओवर द टाइम जो है वो रिमूवल एफिशिएंसी जो है वो वेरी करती है या कम होती है। और
जितने भी एब्जॉर्बेंट मीडिया मैंने आपको बताए हैं, इनमें चूँकि जो ख़ासकर जो फिज़िकल के केस में और मींस के दोनों के केस में, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास जो सरफेस एरिया या कॉन्टेक्ट एरिया अवेलेबल है। चूँकि पोरस मीडियाज होते हैं, इनमें जो सरफेस एरिया है या कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे वो गैस मॉलिक्यूल डिपॉजिट होते हैं तो ये फिर फर्दर जो एरियाज में वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो कम होती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो प्रेशर है विद इन जो मीडिया वो वेरी करता है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे दोनों जो है जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं और जो एब्जॉर्बेंट मीडिया है उनमें कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे इक्वल हो जाती है, और जिसमें मज़ीद जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उसमें स्टोर नहीं हो सकती, मॉलिक्यूल्स हैं या फ्लूटेंट गैसेस के, तो उस प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं। ठीक हो गया। और इसका जो रिलेशनशिप है, यानी कि कितना पोल्यूटेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो कितना है, इसको हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और इसका जो रिलेशन है इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन 56 की फॉर्म में। ठीक है। और जिसमें W जो है वो गैस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और के यूनिट मास जो है एब्जॉर्बेंट का, उसमें कितनी जो है किलोग्राम ऑफ गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। और जबकि जो C है ये उस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट है वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है। और जहाँ पे ये जो सैचुरेशन पहुँच जाएगा तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये ब्रेक थ्रू पॉइंट है। ठीक है जी। और अब एफिशिएंसी कितनी देर तक मेंटेन रहेगी, इंस्ट्रूमेंट कब तक काम करेगा, या उसकी जो लाइफ है वो हम इक्वेशन 58 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे TB से रिप्रेजेंट करते हैं। TB वो टाइम है कि जब जो एब्जॉर्बेंट है वो फुली सैचुरेट हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम प्रेशर पे पहुंच जाएगा या ब्रेक थ्रू पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब चूँकि जो एब्जॉर्बेंट मीडिया है ये उसका जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, इसकी एक सफिशेंट जो हाइट है या लेंथ है वो प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे जैसे पोल्यूटेंट गैसेस उसमें से गुजरती हैं, उसमें जो पोल्यूटेंट एग्जॉस्ट गैसेस उसमें से गुजरती हैं, उसमें से पोल्यूटेंट गैसेस रिमूव होती हैं और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो उससे ये जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो थ्रू आउट द लेंथ जो वेरी करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनिशिएशन है और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एब्जॉर्प्शन जोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। और इससे जो ऊपर डॉट जो क्लोज लाइंस है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है, प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मज़ीद यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। और जैसे जैसे ये फ्रंट आगे मूव कर रहा है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है या जोन है। ठीक है। तो उसके जो अपर साइड आप देखेंगे वहाँ पे सैचुरेशन होती जा रही है, ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वो होता जा रहा है। ठीक है। और ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वो तब रीच कर जाएगा जब ये फुल इसकी जो लेंथ है कॉलम की डिवाइस की वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक हो गई। इसको हम ब्रेक थ्रू पॉइंट बोलते हैं। लिहाजा ये जो टाइम है 0 से लेकर ये जो ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है ये बहुत अहम है। ठीक है जी। और उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इक्वेशन 58 के ज़रिए से, और जो डिपेंड करता है जो बेड है उसकी हाइट के ऊपर और उसकी विड्थ कितनी उसके ऊपर, और वेलोसिटी के ऊपर किस वेलोसिटी के साथ जो है वो जो एब्जॉर्प्शन का इसमें दो चीज़ें आती हैं, वेलोसिटी ऑफ जो फ्रंट है या जो एब्जॉर्प्शन जोन है वो कैसे किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और दूसरा ये कि उसमें से जो एग्जॉस्ट कैसे किस वेलोसिटी से उसके अंदर से पास करेंगे। ठीक है जी। और जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये उसका स्कीमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है।
ठीक है। और जो जिसके अंदर यहाँ पे ये जो राइट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बेड है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये गैसें यहाँ से इसके में एंटर होंगी, इसमें से गुजरती हैं और क्लीन गैसेस जो है वो एग्जिट कर जाती हैं। एब्जॉर्बेंट जो है उसमें गैसें यहाँ पे जो पोल्यूटेंट गैसेज है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। जब वो सैचुरेशन पे पहुँचता है तो फिर उसके बाद उसमें से यहाँ से स्टीम जो है वो बॉटम से इंजेक्ट की जाती है। वो स्टीम इसमें जितनी भी डिपॉजिटेड गैसेज हैं उसको रिमूव करके ये जो कंडेंसर है वहाँ पे ले आती है, और कंडेंस जो पोल्यूटेंट्स है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और जो कि एक रिसोर्स है जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फिगर है ये इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो कैसे, जो लाइन है वो उसका जो फ्रंट है वो मूव करता है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। और इसकी जो वेलोसिटी है एब्जॉर्प्शन जोन की, जिसके साथ वो ट्रैवल करता है और जब तक के ब्रेक थ्रू पॉइंट तक ना पहुंच जाए या उसकी जो फुल लेंथ है वो ऑक्यूपाई ना हो जाए पोल्यूटेंट्स, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 60 से, ठीक है जी। और अब ये जो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे ये चीज़ें तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन जो मैकेनिज़्म है और एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो हम प्रीवियसली सारी जो है मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक हो गया। और लेकिन स्पेसिफिकली ये जो मैकेनिज़्म है, ये प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन का उन पोल्यूटेंट गैसेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है जो नॉन कम्बस्टिबल हो, ठीक हो गया। और या जिसको रिकवर कर सकना, जिसको हम रिकवर कर सकते हैं या जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। अब देखें कि एब्जॉर्प्शन टाइप जो है वो हम डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे गैसेस डिज़ोल्व होंगी या डिकम्पोज होंगी, ठीक है जी, और या केमिकली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जबकि यहाँ से उसमें रिकवरी नहीं है, तो यहाँ पे उनको रिकवर किया जा सकता है। और कॉमन जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो थर्ड है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंसिनरेशन या कम्बस्शन।